इसका यार फ्लो चार्ट चाहिए, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुने। एक चीज क्लियर है भाई, इसमें 8000 व्हीकल्स है हमारे पास, और आपने फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड, और स्पीड की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? टाइम। उसने क्लियर बताया आप इनपुट क्या करेंगे? टाइम। और जब आप टाइम इनपुट करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? स्पीड। पहला बुलेट पॉइंट, फर्स्ट वी हैव टू इनपुट द टाइम फॉर 8000 व्हीकल्स। तो इसका मतलब है लूप की जो एग्जीक्यूशन है वो आपके पास 8000 टाइम। कैलकुलेट द स्पीड, फिर आउटपुट द स्पीड फॉर ईच व्हीकल। दैट मीन्स मुझे हर व्हीकल की स्पीड आउटपुट करनी है। कहाँ करेंगे? विद इन अ लूप। एंड देन डिस्प्ले अ मैसेज अगर स्पीड 100 से एक्सीड करती है। After all the data is input, output, how many vehicles? That means we have to count कि कितनी व्हीकल्स है जिन्होंने स्पीड 100 से एक्सीड की। कैसे काउंट करेंगे? वही एक वेरिएबल लेके इक्वल टू a+1 अगर स्पीड 100 से ग्रेटर है। और मुझे परसेंटेज भी बतानी है। अगर मैं काउंट कर लूंगा कितनी व्हीकल्स ने स्पीड एक्सीड की, तो a को डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आप परसेंटेज बता सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट में मुझे क्या डिस्प्ले करना है? वी हैव टू डिस्प्ले द हाईएस्ट स्पीड। अगर आप मैक्स कर सकते हो, मैक्स इक्वल टू 0, तो हाईएस्ट इक्वल टू 0। कल लॉजिक क्या यूज की थी? इफ स्पीड ग्रेटर देन हाईएस्ट, तो बेटा क्या कर दे? हाईएस्ट इक्वल टू स्पीड। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स? 5। इन 5 पॉइंट्स का आंसर चाहिए। जल्दी से फ्लोचार्ट शुरू करें, और मैं हर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा। जल्दी से आप और इधर शेयर कर लें तो वो वाले और इधर हो सकते। सर और भी चलिए जी शुरू करें जल्दी से बेटा। आप रेगुलर आ रहे हैं?
क्या सोच रहे हैं? 8,000 टाइम चलेगा तो उसकी बात से 8,000 ही हो जाएगा। उसके बाद एक से पहले पॉइंट बताया क्या है वेरिएबल किसी क्वेश्चन में ऊपर 8,000 लिखा है, हम लास्ट लिख लेते हैं। आपका भी एक रिसेंटली टेस्ट हुआ है, ऐसा ही है? कब हुआ जी वो टेस्ट? अभी लास्ट वीक में? आपके पास इस वक्त है जी आज 26 अक्टूबर, राइट, ऐसा ही है। और हमारे पास है वेडनेसडे। आपके पास 2 नवंबर, ये डेट नोट कर लें, 2 नवंबर आपके फ्लो चार्ट्स का और लूप का टेस्ट है। 2 लेसन है, टेस्ट जरा सुन लें। 2 लेसन है, आपको 1 आवर 30 मिनट्स का टेस्ट मिलेगा। 1 आवर 30 मिनट्स का, 1.5 घंटे का आपका टेस्ट है। उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको पहले लिस्ट बता रहा हूं। आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स आपने की भी हैं, आपको फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे, आपको सूडो कोड लिखना होगा, और उसमें आज जो मैं शुरू करवाऊंगा फॉर लूप, ये भी इंक्लूड है। जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया प्रीवियस टेस्ट में 0 मार्क्स। और दूसरी चीज, अगर आपका टेस्ट 2 अच्छा होता है तो मैं प्रीवियस की वेटेज को कंसीडर नहीं करूंगा, जिनका टेस्ट 1 खराब हुआ है। और ये जो 2 टेस्ट हैं, आपका जो टेस्ट 2 है उसकी वेटेज है 80%, और जो टेस्ट 1 हो चुका है उसकी है 20%। मैसेज समझ आ गया? अब मुंह लटका के और सुकून से बैठो। नेक्स्ट वीक में 1.5 घंटे का टेस्ट है, और इस पे इफ एल्स, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, फॉर लूप, इन सब के ऊपर क्वेश्चन। पूरे का आपको बुकलेट मिलेगा, और उसमें डिफरेंट रैंडम ऑप्शंस पूछी जाएंगी और आपकी लॉजिक को असेस किया जाए। आपके पास पूरा 1 वीक है इसकी प्रैक्टिस का। 80% इस टेस्ट की वेटेज है, और जो टेस्ट आपका हो चुका है उसकी सिर्फ 20%। क्लियर है जी? एडमिन कहाँ पे है? एडमिन साहब आप कल छुट्टी पे थे। चले सर, ग्रुप पे मैसेज कर दे, ड्रॉप कर दे कि कौन सी डेट है जी? जी 2 नवंबर को आपका टेस्ट, और पढ़ के आइए। आप जिसने, सुन ले, जिसने उस टेस्ट में कोई मसला हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई छुट्टी है, कुछ भी हो गया, कोई फैमिली का अल्लाह ना करे टेंशन हो गई, 0 मार्क्स। बड़ा क्लियर मैसेज है, 0 मार्क्स, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो आपके ये कोई कंसीडर नहीं होंगे। और कितने लोग स्कॉलरशिप पे हैं? अपना स्कॉलरशिप बचा के दिखाएं। इस तरह से पढ़ाई हो नहीं सकती। ठीक है जी, शुरू करते हैं। चले यार क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखिएगा इसमें। मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, और ये बल्कि जो ये क्वेश्चन है ये शेयर भी हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। चले जी, इसका फ्लो चार्ट देखिएगा बेटा।
सबसे पहला काम स्टार्ट, साथ ही मुझे आवाज ना आए यार। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, हमें यहाँ पे लूप का काउंटर चाहिए। लूप को स्टार्ट करते हैं तो कोई इनिशियल वैल्यू, ओके। इसके बाद देखें, इसके अलावा अगर हमें जो भी वेरिएबल्स चाहिए, अगर नहीं पता तो ये एरिया आप ब्लैंक रहने दें। हाँ, मुझे एक चीज कंफर्म है कि मुझे काउंट करना है, तो ए को इनिशियलाइज कर लिया 0 से। एक वेरिएबल हमें चाहिए हाईएस्ट के नाम से, तो हाईएस्ट को भी इनिशियलाइज कर लिया 0 से। तो ये वो प्रोसेस है इनिशियलाइजेशन का जो फिलहाल हमें रिक्वायर्ड। अब बड़ा सिंपल सा काम देखिए, स्टेप वाइज चलते हैं। फर्स्ट वी हैव टू इनपुट टाइम, तो यूजिंग पैरेललोग्राम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट टाइम। अब जब टाइम इनपुट करेंगे तो आपने यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड। यार अब टाइम तो नहीं है तेरे आने का यार। आपके पास फॉर्मूला क्या गिवन है यहाँ पे, स्पीड प्रोसेस। आपके पास स्पीड आप कैसे फाइंड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक चीज याद रखिएगा, स्पीड मीटर्स में आ रही है, किलोमीटर्स में आ रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने बस इस फॉर्मूला को यूज करते हुए स्पीड को फाइंड कर दिया। देखें, कैलकुलेट द स्पीड फॉर ईच व्हीकल यूजिंग दिस फॉर्मूला, देन आउटपुट द स्पीड। अब मुझे हर व्हीकल की स्पीड आउटपुट करनी है, इसका मतलब है स्पीड को हम आउटपुट कहाँ करेंगे, विद इन अ लूप। तो बेटा पैरेललोग्राम को यूज करते हुए यहीं पे ही हमने स्पीड को आउटपुट कर दिया, क्योंकि उसने कहा है आउटपुट द स्पीड ऑफ ईच व्हीकल। तो बेटा हर व्हीकल की स्पीड हमने यहाँ पे आउटपुट कर दी। इसके बाद वो कह रहे हैं डिस्प्ले अ मैसेज अगर स्पीड 100 से एक्सीड करती है। एक डायमंड बॉक्स बनाते हैं, पहले काम करें, सुन लें, अभी नोट ना करें, सामने देखें, जब समझ आ जाए तब नोट कीजिएगा। इफ स्पीड ग्रेटर देन 100, अगर स्पीड 100 से ग्रेटर है और ये चीज यस है, तो एक मैसेज डिस्प्ले कर दें यूजिंग पैरेललोग्राम। आउटपुट आप इसमें कोई वार्निंग दे दें, कोई अलर्ट दे दें, कोई भी आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसके बाद देखे तो उसने कहा परसेंटेज भी बताए कितनी व्हीकल ने स्पीड एक्सीड की। तो बेटा अगर हम इसको काउंट कर लें, यहाँ पे ही एक वेरिएबल ले लेते हैं और काउंट कर लेते हैं, ताकि हम बता सके कितने परसेंट व्हीकल हैं जिन्होंने स्पीड को एक्सीड किया। इसके बाद नो के केस में ये वापस जो फ्लो है एरो का, ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा। आपने हाईएस्ट पे फाइंड करनी है, तो बेटा हाईएस्ट हम कैसे फाइंड कर रहे थे, हाईएस्ट स्पीड इक्वल टू हाईएस्ट लॉजिक आपके पास क्या थे, इफ स्पीड ग्रेटर देन हाईएस्ट, ये हाईएस्ट लिखा हुआ है, इफ यस। तो कल आप कर रहे थे ना, इफ नंबर ग्रेटर देन मैक्स इक्वल टू नंबर, इफ स्पीड ग्रेटर देन हाईएस्ट इक्वल टू स्पीड, देन हाईएस्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड। इसके बाद नो लूप काउंटर, C इक्वल टू C+1। इसके बाद
डायमंड डिसीजन बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके पास कितनी है 8000, सी लेस आर इक्वल टू 8000। अगर यस है तो हम बार बार इनपुट करेंगे और अगर नो है तो बेटा आउटपुट यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो पर पहले परसेंटेज फाइंड करनी है क्योंकि मुझे परसेंटेज बतानी है प्रोसेस। परसेंटेज कैसे आ जाएगी आपके पास, ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मल्टीप्लाई 100 और आउटपुट किसको कर देंगे, परसेंटेज को। और फिर आपके पास क्या आउटपुट आ जाएगी, हाईएस्ट। किसको, ए को तो नहीं करना, करना है उसकी तो परसेंटेज बतानी है। चले देखते हैं। फिलहाल जी यहां से वापस अगर यस है तो आप वापस इनपुट करेंगे और ये प्रोसेस रिपीट होगा अनटिल जब तक 8000 नहीं हो जाए। जी बेटा स्ट्रक्चर को देखें जरा और एक एक पॉइंट टैली करते हैं। पहला काम इनपुट करना है टाइम, देन वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड यूजिंग द गिवन फॉर्मूला, देन आउटपुट द स्पीड। स्पीड आउटपुट क्योंकि फॉर ईच व्हीकल, इसका मतलब है लूप में करेंगे। इफ स्पीड ग्रेटर देन 100 देन डिस्प्ले अ मैसेज और साथ ही काउंट कर लें। क्यों काउंट किया, ताकि आप परसेंटेज बता सकें कितनी व्हीकल ने स्पीड एक्सीड की। और फाइनली आप क्या डिस्प्ले फाइंड करोगे, हाईएस्ट, और हाईएस्ट को आपने फाइंड किया। लूप काउंटर 8000 टाइम लूप चलेगा, परसेंटेज फाइंड करेंगे और फाइनली आप आउटपुट क्या कर देंगे इसमें, परसेंटेज एंड हाईएस्ट। ए भी आउटपुट करना उसने कहीं लिखा था, उसने क्या, आउटपुट द परसेंटेज ऑफ ऑल द व्हीकल्स, आउटपुट हाउ मेनी व्हीकल एक्सीड। जी आप यहाँ पे कॉमा डाल के ए भी लिख सकते हैं। ले जी इसको टैली करें बेटा और बताइएगा। अब इसको नोट कर सकते हैं और इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है, मैंने कहा पकड़ाइयाँ वगैरह ले लें तो। हाँ जी नोट करने आता है, ये नोट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है सर, आपने कल एक बच्चे ने यही क्वेश्चन पूछा था, सर आप जगह क्यों चेंज करें। पहले तो अगर आप जगह इनपुट आप ऊपर कर देते हैं और इनिशियलाइजेशन बाद में करते हैं तो हर दफा 0 सेट हो जाएगा। सर ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे है। आपने ए में 0 था, यहाँ पे ए में 1 हो गया, तो 12 इनपुट करने आएगा, वो ए में फिर 0 कर देगा, तो कोई सेंस नहीं बनती जी। हाँ जी लिख सकते हैं। कौन से डिसीजन, काउंट कर ले, काउंट करने के बाद यहाँ कर दें। हाँ जी आउटपुट तो हर केस में होना है, कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन 100 करेंगे तभी स्पीड आउटपुट होगी। हमने तो हर केस में आउटपुट करनी है। अगर मैं ग्रेटर देन 100 के बाद यहाँ पे करूंगा तो जब स्पीड 100 से ग्रेटर होगी तभी स्पीड आउटपुट होगी, वरना नहीं होगी। नहीं सर, दूसरे क्वेश्चन में कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ईच व्हीकल एंड आउटपुट द स्पीड ऑफ ईच व्हीकल। हाईएस्ट ये हाईएस्ट की लॉजिक है। यार एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछ रहे तो आप इसका क्वेश्चन सुनेंगे जी। जी ग्रेटर देन 100 हाईएस्ट स्पीड काउंट कर लें। यार अगर ये यस है तब आप चाह रहे हैं कि मैं ये वाला जो डिसीजन है वो इसके आगे यस करके करूं, यही चाहते हैं ना कि आपके पास अगर 100 से ग्रेटर है तभी मैं हाईएस्ट में। अगर सपोज करें 100 से एक्सीड ना हो, 70 80 तक रही, 90 तक रही, तो ये वाली लॉजिक से तो वो फिर कभी हाईएस्ट फाइंड ही नहीं कर सकेगा। क्या करना, समझ आ गया जी। और कोई क्वेश्चन इस पे। यार अगर अब ये क्लियर है और इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब मैं जो क्वेश्चन
दिखा रहा हूं वो सबको फिर आना चाहिए। और अब अगर मैं राउंड करने आया और किसी ने एक डब्बा बना के बैठा हुआ ना, तो उसको उठा के मैं क्लास से बाहर फेंक जी। मैंने यहाँ पे आउटपुट स्पीड ये लिखा है, इसको आप कह रहे हैं कॉमास में लिखें। हाँ, तो आप किसी के साथ लिखना मर्ज करना चाह रहे हैं? नहीं, आप किसके साथ करेंगे? आप इसके साथ कर नहीं सकते क्योंकि डिपेंडेंसी 100 पे आ जाएगी, और आप कहीं और कर ही नहीं सकते। बताएं। चले जी, अगर आपके अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो जरा जल्दी से सॉल्व कर दें। अब इसी तरह का क्वेश्चन आप अभी करके आए हैं। ले जी, अभी आपने ये क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, अप्लाई कर दें जल्दी से। सोचा मैं सोचा ही था। ले जी, पूरी लॉजिक गिवन है, ध्यान से पढ़ें। 500 व्हीकल्स है, अप्लाई करें। अगर काम करके दिखा रहा होगा ना, हंसा होगा, तो मुझे कोई मसला नहीं। जब काम नहीं कर रहा होगा तो जो भी हंसना होगा तब मसला है। मैंने तुम लोगों को दो लाइनें लिखो, सुडो कोड की कोड लिख के दिखाओ, अगले दिन लैपटॉप बनाओ, जाके टाइम आके मोबाइल या कोड लिखो तो कॉपी पेस्ट करेंगे, कुछ होके लिखे रहो, मैं थोड़ा मजा आ रहा है। वो वाली चीज दी जा सकती है, उसमें मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा। कॉपी पेस्ट करना सीख लो, लॉजिक नहीं। ये पेपर में लॉजिक करवाने का, प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये है कि आप कॉपी पेस्ट से बचें। थोड़े एफर्ट करें, आप कर पा रहे। जी बिल्कुल, आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आप नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं या आप बीच टाइम कर रहे हैं, आप दोनों एक ही बात। बिल्कुल करने के बाद ही आपने स्क्रीन को डिस्प्ले
आउटपुट आएगा सिर्फ सामने वाले का कीवर्ड मैं एक मिनट करता हूँ शुरू। चलिए यार सामने देखिएगा, उसी तरह से ये क्वेश्चन है और इसके कुछ पॉइंट्स को साथ साथ टैली करते हैं। जी स्टार्ट हो गया, ऊपर शेप आ गई, आपने स्टार्ट लिख दिया। मैं डायरेक्ट यहाँ से इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जी सबसे पहले आपको क्या चाहिए? लूप का काउंटर। अच्छा, इसके बाद आपने हाईएस्ट भी फाइंड करना है। कोई काउंटिंग तो नहीं करनी, परसेंटेज नहीं बताए, ठीक है। आपको दो मीनिंगफुल से वेरिएबल्स चाहिए। जी आप एस टाइम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इनपुट एस अंडरस्कोर टाइम दैट रिप्रेजेंट स्टार्ट टाइम, और ई अंडरस्कोर टाइम ये आपके पास क्या आ जाएगा? एंड टाइम लिख सकते हैं। आपके पास स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास गिवन है। आपके पास स्पीड कैसे आ जाएगी जी? 100, बेटा आवाज ना है, 100 डिवाइडेड बाय एन टाइम माइनस एस टाइम, ई टाइम माइनस एस टाइम। लिख दे ब्रैकेट्स के साथ, ऐसे भी लिखते हैं, एक्सेप्टेबल है। ओके, इसके बाद कैलकुलेट स्पीड फॉर ईच व्हीकल यूजिंग दिस आउटपुट स्पीड। तो सेम यहाँ पे भी आपने वही स्पीड आउटपुट कर दी, क्योंकि मुझे हर व्हीकल की स्पीड को आउटपुट करना है। तो जैसे ही कैलकुलेट किया आपने, उसी तरह से ही स्पीड को आउटपुट कर दिया। एक नहीं, किसको इनिशियलाइज करेंगे? ये इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है। यहाँ क्या करना है? यहाँ यार काउंट करना है मुझे। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में कहा है आउटपुट द स्पीड इफ स्पीड ग्रेटर देन 100, तो मुझे काउंटिंग ही नहीं करनी। उसमें तो काउंट करना था ना, परसेंटेज बतानी थी कितनी व्हीकल ने एक्सीड की। क्या यहाँ पे कोई परसेंटेज है? कुछ भी नहीं है। तो बेटा आउटपुट स्पीड, देन वी हैव टू चेक कि अगर स्पीड 100 से एक्सीड करती है, इफ स्पीड ग्रेटर देन 100, अगर ये 100 से ग्रेटर है और यस है, देन फिर क्या करेंगे आप? मैसेज। अब वो आउटपुट में आप मैसेज जो है यार, वो जो मैसेज दिखाना है, तो वही वो आपके पास क्या किस तरह से मैसेज? आउटपुट के साथ मैसेज आएगा,
और कोई भी मैसेज, वार्निंग, अलर्ट, कुछ भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। इसके बाद नो, तो आपने हाईएस्ट फाइंड करना है। इफ स्पेड ग्रेटर देन हाईएस्ट, और अगर यस है तो जो स्पीड में वैल्यू है या डाटा है वो कहां पे आ जाएगा, हाईएस्ट। नो के केस में कुछ यहाँ पे, और यहां से आउटपुट करने के बाद अब वापस इधर आ जाएंगे, हाईएस्ट से कुछ यहाँ पे, लूप काउंटर c इक्वल टू c+1, कितनी व्हीकल्स हैं 500, तो बेटा c लेस आर इक्वल टू 500। अगर यस है तो बार बार इनपुट, और अगर नो है तो सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या बताना है, आउटपुट हाईएस्ट, एंड देन स्टॉप। और यस के केस में आप बार बार क्या करते रहेंगे, ये इनपुट करते हैं जी। कुछ ये स्ट्रक्चर है यार, उसी तरह का ही क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी इनपुट का फर्क था जी। क्वेश्चन बेटा इस पे, ओके जी। इसके बाद लास्ट एग्जांपल, फिर हम फॉर लूप पढ़ते हैं। लास्ट एग्जांपल देख लें। नहीं जी, थोड़ा सा सिंपल है क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा। अब ये ना कहिएगा 500 कंट्रीज, सपोज कर ले 500 कंट्रीज हैं। सपोज कर ले 500 हैं, अब तो लॉजिक हो गई, कर ले। बेटा मैंने पहले ही कहा था, वो कहते हैं कि ब्रेकर उसके बंद किए हुए क्योंकि उनके कनेक्शन कैफेटेरिया के लिए हो रहे हैं, तो इसीलिए। तो क्या कर सकते हैं, गर्मी लग रही है, मास्क नीचे कर दे, खैर है। अपना ही तबीयत आपकी खराब है या शायद साथ में हो सकती है। अच्छा, खोल दें जी दरवाजा। जी मैंने चलाया। चले बेटा करें यार, जल्दी कीजिएगा। First we have to input population and the land area for 500 countries. First we have to calculate the population density using this formula. Then आपने largest भी find करना है और smallest भी, और average भी बतानी है। इसका मतलब क्या है कि आप population को अगर count कर लेंगे, total कर लेंगे, तो आप बता सकते। नहीं सर, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल पॉप कर दें, एरिया कर दें, जल्दी करेंगे भाई।
यार जल्दी करें, जरा जल्दी करें बेटा। चले यार, आवाज ना है बेटा, सामने देखते जाए। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दो चीजें इनपुट करनी है, पॉपुलेशन एंड एरिया। नहीं, मैं कर लेता हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, पॉपुलेशन सपोज करें, पॉप कर दिया जी पॉपुलेशन और एरिया। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। प्रोसेस बॉक्स, population density P underscore D that represent population density। आपके पास क्या आ जाएगा, population divided by area। जी बेटा, इसके बाद मुझे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर बताना क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी greater than large if yes, then large equal to population density, then large equal to population density। Another diamond box for smallest one, to find the smallest one. So if population density less than small, if yes, then small equal to population density। ओके, आपने एवरेज भी बतानी है, तो एवरेज कैसे आएगी जी, पॉपुलेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल, ये यहाँ पे कर दिया सपोज,
आप टोटल पहले फाइंड कर लें बाद में कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस पॉपुलेशन लूप काउंटर time and decision box. Total we have 500, so seal SR equal to 500. If yes, तो बार बार इनपुट करेंगे, और अगर नो है then output large j average आएगा। ओके, आपने जो टोटल फाइंड कर लिया, तो टोटल की बेस पे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एवरेज। एवरेज टोटल डिवाइडेड बाय 500। ओके, टोटल डिवाइडेड बाय 500, देन आउटपुट एवरेज लार्ज स्मॉल एंड देन स्टॉप। और इफ यस तो आप क्या करेंगे, फिर से इनपुट करेंगे। इसमें एवरेज को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसमें मैं काउंटिंग टोटल परफॉर्म कर रहा हूं वहां पे तो हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। लेकिन आपने प्रीवियस भी देखा होगा, अगर मुझे एवरेज इनिशियलाइज करनी होती तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी को भी इनिशियलाइज करता, इसलिए कोई इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, कल आप थे क्लास में, स्मॉल में हम कोई बड़ी सी वैल्यू रखते हैं ना, तो कल कोई गिवन थी वैल्यू स्मॉल थी नहीं, तो फिर जी ये क्लियर है यार, कोई क्वेश्चन इस पे? लूप नहीं, कंडीशंस। यार ये अब दरवाजा बंद कर दो भाई, पंखा तेज कर दिया। चले जी, अब सामने देखिएगा जी। 1000, 10, 100,000, 10,000 है। अभी तो वो बताया, आप सुन रहे थे? नहीं सुन रहे थे। मैंने ये बताया कि जिसमें सम और काउंटिंग परफॉर्म करते हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं। आप काउंटिंग में एक में 0 रखा था, क्यों रखा था? कि पता हो कि 0 + 1 तो कुछ ही आ जाएगा, ऐसा ही है, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना पड़ी हो। अब आपके पास एवरेज है, तो एवरेज में कुछ भी पहले से सेव हो तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। तो चाहे एवरेज है चाहे पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। यार एक मिनट सुने, जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो ना तो अपनी बातें बंद कर दिया जी। यार जहाँ पे टोटल है, सम है, काउंटिंग है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की कहानी है, वो चीजें इनिशियलाइज होंगी। अब जैसे ये देखें, मैं सपोज करें लूप का काउंटर सी था, इसको 1 से इनिशियलाइज किया। हमें पता है कि जो वेरिएबल्स है वो मेमोरी लोकेशंस हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल सी डिक्लेयर किया, कोई मेमोरी लोकेशन मिल गई। मैंने यहाँ पे लार्ज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको मेमोरी लोकेशन मिल गई। एक स्मॉल किया, मेमोरी लोकेशन आ गई। एक एवरेज वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसको भी मेमोरी में कोई लोकेशन मिल गई। और मेमोरी में कोई ना कोई डिफॉल्ट या गार्बेज डाटा पड़ा होता है, क्योंकि डाटा डिलीट होता है, ओवरराइट नहीं होता। सपोज करें यहाँ 2 पड़ा था, यहाँ 100 था, यहाँ -3 था, और एवरेज में सेव था 20। एग्जाम्पल है, गार्बेज डाटा, ये गार्बेज डाटा है। अब अगर मैं सी को 1 से शुरू नहीं करूंगा तो सी 2 से शुरू हो जाएगा, गलत हो गया लूप। तो मुझे इसको क्या करना पड़ा, 1 से इनिशियलाइज करना पड़ा। अब स्मॉल में कोई और वैल्यू चाहिए, उधर कोई और पड़ी थी, तो मुझे क्या करना पड़ा, स्मॉल ये लार्ज को किससे इनिशियलाइज करना पड़ा, 0 से, ताकि रिजल्ट सही आए। अब अगर मैं एवरेज को इनिशियलाइज नहीं करता
तो मैंने यहाँ पे जब एवरेज फाइंड की तो जो भी एवरेज आएगी वो डाटा इस पे ओवरराइट हो जाएगा। तो मुझे बाकियों में इनिशियलाइज करना है, इधर इसलिए जरूरत नहीं है इनिशियलाइज करना। ये प्रॉपर लॉजिक है इसकी। कर दूं चेंज? अच्छा जी, अब आते हैं आज सुडो कोड में पहला लूप पढ़ते हैं जिसको कहते हैं फॉर लूप। अभी सामने देखें और ध्यान से जरा सुनिएगा। कल के लेसन में आपको याद हो तो जब हमने फ्लोचार्ट बनाया था तो मुझे कहा गया कि सपोज करें 5 इनपुट्स करें, तो हमने लूप का काउंटर लिया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लूप काउंटर, और फिर कहा गया 5 इनपुट करें। सो यूजिंग पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे क्या किया, उस डाटा को इनपुट किया, और इनपुट के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर। फिर हमने लूप का काउंटर यूज किया, c इक्वल टू c+1। फिर हमारे पास डायमंड या डिसीजन बॉक्स आ गया। यार ये कौन बातें कर रहा है, चुप कर सकता है ये? c लेस आर इक्वल टू 5, यस, तो दोबारा इनपुट, और ये साइकिल हमने 5 दफा एग्जीक्यूट किया। तो बेटा हमने 5 नंबर्स को इनपुट कर दिया। ये काम हम कल से फ्लोचार्ट में कर रहे हैं। आपको बताया था कि ये आपके पास काउंटर बेसिकली क्या है, लूप का स्टार्ट। फिर आपके पास इसको हमने क्या कहा, ये लूप के अंदर काउंटर है जो हर आइटरेशन पे काउंट कर रहा है, और इसको हमने क्या लेबल किया था, ये लूप का एंड। अब फ्लोचार्ट में जब हम लूप पढ़ रहे हैं तो कोई लूप का नाम नहीं है, ये एक लूप है, आइटरेशन है, प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जब हम सूडो कोड की बात करते हैं तो सूडो कोड में आपके सिलेबस में 3 लूप है। एक को कहते हैं काउंटर कंट्रोल लूप, एक को हम कहते हैं काउंटर कंट्रोल लूप, और वो जो काउंटर कंट्रोल लूप है उसका नाम है फॉर लूप। दूसरा आपके सिलेबस में है प्री कंडीशन लूप, दूसरा आपके पास क्या है, प्री कंडीशन लूप। अब प्री कंडीशन में कंडीशन पहले आती है, तो ये आपके पास है व्हाइल लूप। और थर्ड पे है आपके पास पोस्ट कंडीशन लूप। पोस्ट कंडीशन लूप जिसमें कंडीशन जो है वो बाद में आती है, और इसको हम कहते हैं रिपीट अंटिल लूप। पेपर में वो ये टर्म ही कहते हैं राइट अ सूडो कोड यूजिंग फॉर लूप, वो ऐसा नहीं कहता, वो कहते हैं राइट अ सूडो कोड यूजिंग काउंटर कंट्रोल लूप, राइट अ सूडो कोड यूजिंग प्री कंडीशन लूप। तो आपको पता हो कि फॉर लूप क्या है, काउंटर कंट्रोल। व्हाइल क्या है, प्री। प्री का मतलब पहले, इसमें कंडीशन पहले आती है। जैसे कुछ बच्चों ने कहा था ना फ्लो चार्ट में, सर कंडीशन पहले लगा दें, आप लगा सकते हैं। तो लूप में भी जिसमें कंडीशन पहले आ रही है वी कॉल देम द प्री कंडीशन, और जिसमें कंडीशन बाद में आएगी उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट कंडीशन, दैट इज रिपीट अंटिल। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर लूप को। बहुत आसान काम। देखिए इस फ्लोचार्ट वाली लॉजिक को मैं फॉर लूप से करके दिखाता हूं। अगर आपको फ्लोचार्ट आता है ना, आपको सूडो कोड भी आता है और आपको प्रोग्राम कोड भी आता है। अब मैं प्रूव करता हूं। इस पूरी लॉजिक को अगर मैं फॉर से लिखता हूं, कैसे लिखेंगे, फॉर सी में 1 और 1 to 5, और यहां पे क्या आ जाएगा, इनपुट नंबर, और यहां पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट। आपको याद हो जब आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे थे तो फिर नीचे एंड इफ लिखते थे। एंड इफ क्या था कि भाई यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एंड हो जाएगी, तो यहाँ पे फॉर टू नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट पे लूप एंड हो जाएगा। फॉर और नेक्स्ट के दरमियान में जो एरिया है इसको हम कहते हैं, ये लूप की बॉडी का एरिया है।
जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो फॉर और नेक्स्ट के अंदर दरमियान में जितनी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब C 1 to 5 का क्या मतलब है? 1 to 5 का मतलब है C lesser equal to 5। क्या 1 5 से छोटा है? पहला काम क्या होगा? वो कंपेयर करेगा इनिशियल वैल्यू को फाइनल से। इज 1 लेस देन 5? यस। कहां पे जाएगा? नंबर को इनपुट करेगा। दूसरा स्टेप, एक चीज नोट करें, क्या फॉर लूप में ये चीज मिस नहीं है? फॉर लूप करता क्या है? बाय डिफॉल्ट इसमें एक एक का इंक्रीमेंट खुद से करता है। तो फ्लो चार्ट में तो मुझे लूप का काउंटर देने की जरूरत है, लेकिन फॉर बाय डिफॉल्ट खुद ही इंक्रीमेंट करता है। तो इनपुट नंबर के बाद यहां पे हमारे पास लिखा हुआ होता है स्टेप 1। स्टेप 1 का मतलब होता है C इक्वल टू C प्लस 1। अगर लूप के काउंटर में एक एक का इंक्रीमेंट होना है तो हम ये स्टेप 1 नहीं लिखते, बाय डिफॉल्ट वो खुद से इंक्रीमेंट करता है। तो फिलहाल यहां से नंबर इनपुट होगा, वो काउंटर में इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, और ये साइकिल इस तरह से 5 टाइम्स चलेगा। देखें 1 लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू, नंबर इनपुट हो गया। नंबर इनपुट होने के बाद स्टेप 1 ये हम नहीं लिखते, ये खुद से इंक्रीमेंट करता है। तो अगर एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको एक और एग्जांपल से कंपेयर कर दूं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूं। जरा देखें, कल आपने क्वेश्चन किया था डिस्प्ले फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ऐसा ही है। ये काम जब आपने फ्लो चार्ट से किया था तो बेटा आपने फ्लो चार्ट में कैसे लिखा था? स्टार्ट, लूप का काउंटर, फिर आपने क्या कहा था यहाँ पे? आउटपुट C, फिर आपने यहाँ पे लिखा था काउंटर में इंक्रीमेंट, और आपने ही लिखा था C इक्वल टू C प्लस 2। डायमंड डिसीजन बॉक्स, C लेसर इक्वल टू 10, अगर यस तो आपने किया था आउटपुट C, और अगर नो है तो आपने किया था स्टॉप। बेटा ये काम हम फ्लो चार्ट में कर रहे थे। आउटपुट C 2 आउटपुट होगा 2 प्लस 2 फिर 4, इस तरह से फर्स्ट 5 इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। अब ये काम अगर मुझे फॉर लूप से करना है तो मैं फॉर में क्या लिखूंगा? फॉर का कीवर्ड, आपके पास लूप स्टार्ट कहां से होगा? 2 से, टिल कहां तक जाएंगे? 10 तक। अब मुझे यहाँ पे ये लाजमी लिखना है स्टेप 2। क्यों? क्योंकि दो दो का जंप चाहिए, अब लाजमी लिख रहे हैं। तो स्टेप 2 का मतलब क्या है? C इक्वल टू C प्लस 2, जो ये है। फिर इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? आउटपुट C, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेक्स्ट। अब चेक करें यार, ये वही लॉजिक आ गई जो आप फ्लो चार्ट में लिख रहे थे। एक मिनट, अब 2 to 10 का क्या मतलब है? C लेसर इक्वल टू 10। क्या 2 10 से छोटा है? यस, पहला स्टेप। फिर यहाँ पे आएंगे, दूसरा स्टेप, भाई C की वैल्यू को आउटपुट कर दो। फिर वापस यहाँ जाएंगे, 2 प्लस 2 4, फिर 4 क्या लेस देन 10? यस। तो ये साइकिल इस तरह से चलेगा। जी सर। नहीं, हम सेंटेक्स जो इसका है उसमें हम लिख नहीं सकते। हम वैसे लिखेंगे तो वो इंक्रीमेंट करता है, लेकिन जो इसका डिफॉल्ट सेंटेक्स, सेंटेक्स क्या होता है? वे टू राइट अ कोड, लिखने का तरीका। तो फॉर में यही रिकमेंड किया जाता है कि अगर बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट करना है तो देन देयर इज नो नीड फॉर दैट। अगर ये करना है, अब तुम अगर ये कहो कि सर अगर मैं ये लिख दूं C इक्वल टू C प्लस 2, तो ये चीज जब भी आप लिखेंगे ये वायलेट करेगी सेंटेक्स को। ये आप कभी नहीं लिख सकते। नहीं, नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये इसके सेंटेक्स के अगेंस्ट है। मैं अभी प्रोग्राम कोड से ये लॉजिक प्रूव भी करता हूँ। एक मिनट दे भी दो यहाँ पे। नहीं नहीं, दोबारा बोले, क्या कहना चाह रहे हैं?
यहाँ किया क्यों है? मैंने यहाँ किया ही नहीं है, कहाँ किया? तो स्टेप 2 और C+2 में स्टेप 2 तो लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता। तो स्टेप 2 का मतलब ये है, इसका सिंटैक्स कहते हैं अगर 2 का जंप लेना है तो ये लिख। फिर मैंने बताया इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये लिख रहे, मैंने ये कहा। अच्छा, अब कंपेयर करें तो लॉजिक समझ जाती है इसकी कि वो क्या क्या रहा है जी, क्वेश्चन इस पे। अच्छा, अब वापस इस वाले स्ट्रक्चर को भी देखें। इस पे कोई क्वेश्चन हो बेटा? तो अगर प्रैक्टिस फ्लोचार्ट की हुई है ना, तो सूडो कोड फॉर पे जाना बहुत आसान हो जाता है। अब आपने कल किया था एक क्वेश्चन कि सम और एवरेज फाइंड करें, फ्लोचार्ट में 5 नंबर इनपुट करें, सम और एवरेज फाइंड करें। मैं एक और कंपैरिजन दिखा रहा हूं, जरा देखें। अच्छा, वैसे फॉर को काफी डिटेल से स्टडी किया जा सकता है। मैं जरा फॉर को सूडो, क्योंकि पेपर 2 में हमारा सूडो कोड है, तो मैं फॉर लूप को थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। जरा देखें, हम मुझे प्रोग्राम कोड की हेल्प लेनी है, मैं प्रोग्राम कोड भी साथ साथ करता हूँ। एक चीज जरा नोट करें, मैंने पेपर 2 में, आपको याद हो तो मैंने पेपर 2 के काफी सारे नोट्स, पेपर 2 के जो टीचर नोट्स हैं, अपडेटेड नोट्स नेक्स्ट कमिंग वीक तक आ जाएंगे। उस वक्त तक आपके पास कुछ ये नोट्स हैं जो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किए हुए हैं। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे फॉर लूप को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। काउंट 1 to 10, लूप 10 टाइम्स चलेगा और फर्स्ट 10 नंबर्स को प्रिंट कर देंगे। ये डॉटेड में कोड लिखा हुआ है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन का मतलब क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट किसको कर दें? काउंट को। स्टेप 2 किया तो 2-2 का जंप आ जाएगा। स्टेप 3 करेंगे तो 3-3 का जंप आ जाएगा, देख सकते हैं 3-3 का डिफरेंस आ रहा है। और स्टेप -1 करेंगे तो ये रिवर्स का काम करेगा। अब मैं डॉटनेट का भी कोड लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं कि ये सूडो कोड के इस वक्त ज्यादा क्लोजर है। तो जरा देखिए, थोड़ी सी फॉर लूप की लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं। फ्यूचर में फिर इसको पाइथन से भी कोड करके देख लेंगे, लेकिन जो फॉर लूप का सूडो कोड है वो डॉटनेट के कोड के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। अगर पाइथन यूज करते हैं उसमें फॉर इन रेंज, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है स्ट्रक्चर। तो जरा फॉर लूप के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो जरा देखते जाएं। मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर दूं ताकि आपके लिए और रीडेबल हो जाए। देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, सेम वही जैसे सूडो कोड में, I want to 10। लूप कितनी दफा चलेगा? 10 दफा। सूडो कोड में भी आप ऐसे लिख रहे हो, I want to 10। अब वहां पे हम आउटपुट के लिए क्या लिखते हैं? आउटपुट I या C। मैं यहाँ पे चले C को यूज कर लेता हूँ जो हम यूज कर रहे हैं। अब क्या लिख रहे थे? आउटपुट C। यहाँ पे आउटपुट के लिए हम क्या लिखते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको आउटपुट कर दें C को। और मैं यहाँ पे इस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं, जस्ट स्क्रीन पे स्टे कर रहे हैं इसलिए लिखा है, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। चलें, अब देखें, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। लूप 10 टाइम्स चला, फर्स्ट 10 नंबर्स आपके पास आ गए। सूडो कोड में भी यही कर रहे थे। अच्छा, अब 10 नंबर्स आ गए। मैं यहाँ पे कितनी दफा लूप कहता हूँ? मैं कहता हूँ 4 टाइम्स चला दें, लूप चलेगा आपके पास 1 to 4। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 to suppose 11 स्टेप 2। स्टेप 2 का क्या मतलब है? C इक्वल टू C+2। पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 1 + 2 3, 3 लेस देन 11 3 प्रिंट होगा, 3 + 2 5। तो 1 3 5 7 9 11। तो आप देख सकते हैं 2-2 का डिफरेंस आ जाएगा। स्टेप 2 यहाँ पे लाजमी लिखना है। अब तेरा क्वेश्चन पे आता हूं कि अगर मैं यहाँ पे, हम कहते हैं लिख देते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे C इक्वल टू C+2। वो इसको एक्सेप्ट करेगा। वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? उसको पता है काउंटर है, कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं ये लिखूंगा, ये चीज फॉर लूप के सिंटैक्स के अगेंस्ट है।
क्यों होगा क्या, जैसे ये देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, आपके पास क्या आ रहा है 159, हुआ क्या सी में 1 लेस देन 11 1 प्रिंट हो गया। अब देखो इसको, इसका एक क्वेश्चन था, मैंने सोचा चले इसको कोड से हाईलाइट किया जाए। जैसे ये देखें यहाँ पे 1, इससे 1 को प्रिंट कर दिया, आप देख सकते हैं 1 हो गया, 1 + 2 3, यहां से फिर ऊपर गया, यहाँ पे क्या मतलब था c = c + 2 3 + 2 5 5 लेस देन 11, उसने फिर क्या प्रिंट कर दिया 5, तो 1 के बाद फिर 5 + 2 7 7 + 2 9 9 लेस देन 11, यस, तो फिर 4 का डिफरेंस था। क्यों, क्योंकि पहले भी इंक्रीमेंट हुआ फिर इंक्रीमेंट हुआ। सर अगर स्टेप 2 आपने नहीं लिखा और आपने ये चीज लिख दी है तो एग्जामिनर क्रॉस कर दे, क्योंकि आप फॉर लूप को यूज करते हुए काउंटर में इंक्रीमेंट कर ही नहीं सकते, ये सिंटैक्स के अगेंस्ट है, ये सूडो कोड में भी गलत है और ये प्रोग्राम कोड में। क्लियर है तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ जी। सर आंसर ठीक आएगा लेकिन उसके सिंटैक्स के अगेंस्ट है। सिंटैक्स क्या होता है कि पहले से कोड बना दिया गया, आपने उसको फॉलो कर, तो साथ साथ कोड से। अच्छा ये था फॉरवर्ड। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये छोटा सा पॉइंट है और ये पेपर 2 में आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए। देखिए लूप जिससे स्टार्ट हो रहा है उसकी इनिशियल वैल्यू छोटी है और जिस पे एंड हो रहा है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, बड़ी है। ऐसा ही है, जहां इनिशियल वैल्यू छोटी है और एंडिंग वैल्यू बड़ी है तो साइन क्या होता है, लेस आर इक्वल, ये याद रखेंगे। और अगर यहां पे ये ऐसे आ जाए 11 to 1, स्टार्ट वैल्यू क्या है, बड़ी, और एंड वैल्यू क्या है, छोटी, तो इस केस में अब साइन क्या होगा, ग्रेटर आए। अब मैं इसको प्रूव करता हूं। देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्टेप -2, क्या 11 1 से बड़ा है, यस, क्या प्रिंट हो जाएगा 11, यहां से ऊपर जाएंगे। अब सी स्टेप -2 का क्या मतलब है, c = c - 2, 11 - 2 9, क्या 9 1 से बड़ा है, तो पहले क्या प्रिंट हो गया 11, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा 9, 9 - 2 7, क्या 7 1 से बड़ा है, 7 प्रिंट, 7 - 2 5, 5 greater than 1 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 - 2 3, 3 greater than 1 3, 3 - 2 1 greater than 1 नो, लेकिन इक्वल टू 1 है, यस, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 - 2 -1, इज -1 greater than 1 नो, तो ये वाली स्टेटमेंट। तो अब जब आप इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करोगे तो भाई आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 11 9 7, तो आप इस तरह से लूप रिवर्स चला सकते हैं। ये पॉइंट भी समझ आता है। इसको मैं पाइथन में लिख के दिखा सकता हूं, लेकिन सूडो कोड में और फॉर लूप का जो सूडो कोड है वो डॉटेड में सेम है, पाइथन में डिफरेंट है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि साथ साथ इसके साथ कंपेयर हो जाए। अब स्टेप -2 की लॉजिक समझ आ गई कि हम जितने स्टेप डिक्रीमेंट करना चाहे कर सकते हैं। चले अब वापस आते हैं सूडो कोड की तरफ, जरा देखें इसको। पाइथन का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, फॉर इन रेंज करके करना पड़ता है, तो वो अभी हम सूडो कोड पढ़े थे तो मैंने कहा सूडो कोड से रिलेट कर दो। पाइथन में लिखूंगा फॉर इन रेंज समथिंग, करता हूँ अभी दिखा देता हूँ, तसल्ली कर ले दो। अच्छा आप जरा देखिएगा, अब यहाँ पे अब आप मुझे एक क्वेश्चन एक जरा लिखे। कल आपने ये काम किया था, इनपुट एनी 5 नंबर, इनपुट द मार्क्स ऑफ एनी 5 स्टूडेंट्स, input the marks of any 5 students and display their average marks using for loop. Input the marks of any 5 students and display their average marks using for loop.
तो फॉर लूप को यूज करते हुए आपने एवरेज मार्क्स को डिस्प्ले करना है। बेटा फॉर लूप को यूज करते हुए काम कीजिएगा। यार जल्दी कीजिएगा जरा। हाँ मैं बताने लगा। अच्छा यार सामने देखें। आप ये काम कल जब फ्लोचार्ट में कर रहे थे, लूप को इनिशियलाइज कर रहे थे, एक वेरिएबल सम कर रहे थे, उसको इनिशियलाइज कर रहे थे, फिर आपने पैरेललोग्राम और इसमें आपने इनपुट किए थे मार्क्स। जी सुडो कोड के अंदर हाँ उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। मैं भी बताता हूँ कब करना है कब नहीं करना। अच्छा यार कल हमने ये काम किया था, सम सम प्लस मार्क्स, लूप काउंटर, इसके बाद लूप काउंटर के बाद डायमंड या डिसीजन बॉक्स, सी लेसर इक्वल टू 5, यस तो आपने क्या किया था इनपुट, और अगर नो है तो एवरेज कैसे आ जाएगी, सम डिवाइडेड बाय 5
और आउटपुट एवरेज। बेटा सामने देखिए, अगर बातें खत्म हो जाए तो ये काम आप कल कर चुके हैं। इसी को फॉर लूप से एक चीज याद रखिएगा, जब हम सूडो कोड की बात करते हैं तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इवन हमें फ्लोचार्ट में भी वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वो ज्यादातर यही कहता है कि जब फ्लोचार्ट बना रहे हैं सो देयर इज नो नीड टू इनिशियलाइज, देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। लेकिन सूडो कोड में बिफोर यूजिंग द वेरिएबल फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन कि भाई ये वेरिएबल्स क्या है, इनकी डाटा टाइप क्या है। तो अब इस लॉजिक को अगर मैं सूडो कोड से लिखता हूँ तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिक्लेयर। डिक्लेयर बेसिकली एक कीवर्ड है और मुझे कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, एक सी, एक सम, एक वेरिएबल आपके पास क्या है, मार्क्स। और इन सारे वेरिएबल्स में कॉलन साइन और आगे आ जाएगा इंटीजर। ये इंटीजर क्या है, डाटा टाइप। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले, यूज करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन कि भाई इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है, 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर्स आ सकते हैं या इनका कॉम्बिनेशन आ सकता है। अच्छा अब देखिए एवरेज, एवरेज पॉइंट्स में आ सकती है, तो इसके लिए डिक्लेयर एवरेज। और एवरेज जब पॉइंट्स में आ सकती है तो बेटा इसके लिए डेटा टाइप यूज करेंगे रियल। डेसिमल्स में आएगी तो उसके लिए डेटा टाइप क्या आ जाएगी, रियल। इनिशियलाइजेशन, आप सम को इनिशियलाइज करेंगे, आप लूप का काउंटर अब इस तरह ना लिखे, तो मैं बता देता हूं कैसे इनिशियलाइज करना है। जैसे याद है कि अब मैं लिखता हूं फॉर, आपके पास सेंटेक्स क्या है, C1 to 5 इनपुट मार्क्स। मार्क्स इनपुट होने के बाद सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स। नेक्स्ट, इसका मतलब है यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा। फिर एवरेज कैसे आएगी आपके पास, सम डिवाइडेड बाय 5 और आउटपुट क्या आ जाएगी, ये आपके पास सूडो कोड है। और जरा कंपेयर करिए फ्लो चार्ट से, तो भाई फ्लो चार्ट आता है तो सूडो कोड भी आता है। चार्ट जा भाई, तो प्रॉपर इंडेंटेशन याद है ना, डिफेंस यूज किया था तो इंडेंटेशन, तो प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ आप इस तरह से ये सूडो कोड लिख सकते हैं। जी क्वेश्चन इस पे बेटा, इसमें आप प्रॉम्प्ट देना चाहें, जी प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है कि यहाँ शुरू पे लिखा हुआ है कि एंटर मार्क्स, यानी कि मैं यहाँ पे अगर कोई एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ जिसमें मैं आउटपुट और एक इन्वर्टेड कॉमास में लिखता हूँ एंटर मार्क्स, तो ये बेसिकली एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा जिसकी बेस पे आप करके आ सकते हैं, साथ साथ यूजर को बता सकते हैं कि करना क्या है। एक मिनट दीजिएगा जी, बाकी अब इसको रिलेट करते हैं प्रोग्राम वाले स्ट्रक्चर से। अच्छा यार जरा देखें अब इस चीज को, यहां तक क्लियर है ये। अच्छा अब एक छोटी सी लॉजिक जो आपने अभी कुछ पिछली क्लास में ही की थी, इस लॉजिक को यूजिंग फॉर लूप जरा इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। ले जी,
यूजिंग फॉर प्रॉपर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, प्रॉपर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और साथ ही ये जरा इस पे इंप्लीमेंट करें। कर दें जी जरा ये काम। हाँ जी, इसके बाद एड करते हैं। हाँ जी, फॉर करें यार, जरा जल्दी, बातें ना करें यार। ओवरऑल नहीं, बस एंड कर रहे हैं यार। नेक्स्ट क्लास में वो मंडे को है, तो उसमें हम सूडो कोड, फ्लो चार्ट को कम करेंगे। फ्लो चार्ट की जगह सूडो कोड, प्रोग्राम कोड। सूडो कोड में डॉटनेट कोड और पाइथन कोड दोनों को कंपेयर करते जाएंगे, और एक वीक बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा आपके साथ, फिर किसी एक लैंग्वेज को फॉलो कर लेंगे। तो अब जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे है, उन क्लासेस में सूडो कोड, प्रोग्राम कोड, और प्रोग्राम कोड में डॉटनेट का कोड भी होगा और पाइथन का कोड, दोनों साथ साथ करेंगे। हम डॉटनेट में काम करते हैं, उसकी काफी सारी रीजन है। तो जो पेपर 4 का प्रैक्टिकल पेपर आता है, उसमें जो वो हिंट और स्ट्रक्चर देता है, वो 90% डॉटनेट से रिलेटेड है। वो कहता है राइट अ कोड, डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल। अब वो जब पेपर में कहता है डिक्लेयर ग्लोबल, तो पाइथन में तो ग्लोबल है ही नहीं, तो वो डॉटनेट में है। वो कहता है राइट योर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन अ सब मेन प्रोग्राम। अब सब मेन पाइथन में नहीं होता, डॉटनेट में होता है। तो जब एग्जामिनर कहीं ना कहीं से हिंट दे रहा है कि ये सारी चीजें यहाँ होनी चाहिए, तो देन गो फॉर डॉटनेट। लेकिन मैं कंपेयर करूंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्या होता है। मशीन लर्निंग के लिए, डाटा साइंसेस के लिए पाइथन बेस्ट है। वेब एप्लीकेशंस के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए डॉटनेट बेस्ट है। और अपकमिंग जो ईयर है, विद इन 1 और 2 इयर्स पाइथन खत्म हो जानी है, उसकी जगह आ जाएगी जावा एंड सी शार्प। जावा बेस करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे, एंड सी शार्प बेस करती है डॉटनेट पे। तो इनका एक कॉम्बिनेशन होगा जो आगे मशीन्स को भी और एआई में भी चले। तो हम अक्सर ये रिकमेंड करते हैं, जो काम आप थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस की मदद से करते हैं,